चलिए, आवश्यक वस्तुएं 1955 देख रहे थे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए। शुरुआत से रिपीट करा रहा हूं एक बार, ठीक। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 कितने धारा थे उसमें? 16 थी, ठीक है। अनुसूची कितने? एक। और लिस्ट भी उसी में दिया एसेंशियल कमोडिटीज का, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का। 3 प्रकार का लिस्ट बताया था मैंने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में टोटल कौन से कितने विषय? 100। स्टेट लिस्ट में 61 और उसमें 52 वाले में ही 33वें नंबर पे कौन सा है? आवश्यक वस्तु सूची है, ठीक है। राष्ट्रपति ने 1 अप्रैल 1955 को साइन किया और उसी दिन लागू हो गया, ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो डीएसपी टीआई उद्देश्य था। डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एस से सप्लाई, पी से प्रोडक्शन, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर धारा 1 देखे थे, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार देखे थे, ठीक है। नाम क्या था? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक है। विस्तार कहाँ? संपूर्ण भारत। लागू 1 अप्रैल 1955। धारा 2 में क्या डेफिनेशन है? और धारा 1, धारा 2 हर अधिनियम का सेम रहेगा। धारा 2 में डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में सबसे पहले कलेक्टर देखे, तो कलेक्टर का डेफिनेशन क्या? कलेक्टर से लेके उपखंड अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर तक का, तो उसमें आ जाएंगे आपका कलेक्टर भी आ जाएगा, एडिशनल कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, एसडीएम सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर परिभाषा के अंतर्गत ही 2 ई देखे थे, 2 का उपखंड ई, ठीक है, सब सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। उसमें क्या? चीनी का परिभाषा डिफाइन किया गया, चीनी 2 ई चीनी। चीनी में क्या? 90% सुक्रोज से ज़्यादा, मतलब किसी आइटम में 90% से ज़्यादा क्या रहे? सुक्रोज रहे, ठीक है। खंडसारी चीनी, बतासा, मिश्री, ये सब चीनी में आते हैं। बूरा चीनी और क्रिस्टल चीनी, कच्चा चीनी इन द सेंस गन्ना रस, प्रोसेसिंग शुगर जो भी बन रहा है, बनने की प्रक्रिया में। इसका कहीं भी परिभाषा दी है कि आवश्यक वस्तु का नहीं, तो कहाँ है उसका लिस्ट? अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या क्या आता है वर्तमान में? तो औषधि आता है, ड्रग्स, खाद्य पदार्थ जिसमें गन्ना भी शामिल है, तेल भी, तिलहन भी, वनस्पति बीज, कपास के मजबूत धागे, कॉटन यार्न, ठीक है, और मतलब कपास का सूत, ठीक है, बिनौला, कॉटन सीड्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, और वो पटसन भी आता है, कच्चा पटसन, ठीक है। इतना क्लियर। फिर आवश्यक वस्तु की घोषणा करने की शक्ति किसके पास? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। तो उसमें संशोधन करने की भी शक्ति किसके पास? केंद्र सरकार के पास। संशोधन मतलब उसमें जोड़ भी सकती, घटा भी सकती है, ठीक है। फिर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा किया जा सकता है, मतलब संशोधन किया जा सकता है, नोटिफिकेशन है, इसके लिए कोई संशोधन नहीं लगता, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं लगता। इतना देखे थे, ठीक। अब आगे क्या पॉइंट्स देखे थे कि अगर अधिसूचना जारी करके किसी को शामिल करता है, किसी भी प्रोडक्ट को शामिल करता है, तो कितने महीने की वैलिडिटी रहती है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा भी कर सकता है, कब? जब वो लोकहित में आवश्यक हो, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो, इतना भी है, ठीक है। और कारण बताएगा क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी देखिए कि कोरोना आया है ना, तो कितने 1 साल तक सपोज उसका भय था, खौफ था, है ना। तो सपोज एसेंशियल कमोडिटीज़ में उसको शामिल करते हैं, सैनिटाइजर, तो 6 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं, क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, ठीक है। तो बता दे उसका कारण, क्यों कारण जरूरी है, ठीक है। तो वो कारण बताना आवश्यक है, ठीक है। तो कारण बता के 6 महीने से भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब कारण कौन बताएगी? केंद्र सरकार ही बताएगी। लागू करने की वही उसी के पास शक्ति है, सारी शक्ति उसी के पास, तो कारण भी कौन बताएगा? केंद्र सरकार, ठीक है। अधिसूचना जारी कर दी, उसका संसद को चर्चा होता है, तो संसद के पटल पर उसको रखवाया जाता है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा पर रखवाया जाता है, ठीक है। इतना देखें। फिर कमर्शियल क्रॉप, ऐसे ही उससे मिलता जुलता पॉइंट था करके बता दिया, गन्ना कमर्शियल क्रॉप में आता है, बट यहाँ पे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में भी गन्ना को काउंट किया जाता है। इतना क्लियर। फिर धारा 3 में कुछ पावर्स देखे थे, कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे धारा 3 में पहला बात क्या कि धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के डीएसपी और टी पर नियंत्रण करने की शक्ति है किसको? केंद्र सरकार को। तो क्या बोल रहा हूँ, ये धारा 3 बोलता है कि डीएसपी टी पर नियंत्रण की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। डीएसपी टी मतलब यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, क्या नियंत्रण करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। और कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला, आवश्यक वस्तुओं के प्रतिषेध और विनियमन की शक्ति, मतलब प्रोहिबिट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। क्यों करेगा? क्या कारण हो सकते हैं उसके? तो हो सकता है कि नेशन खतरे में हो या जरूरी हो नेशन को बचाने के लिए, मतलब हमारे देश को बचाने के लिए, और आगे
जैसे दिया हुआ है आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, सप्लाई इंश्योर करने के लिए, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द नेशन, ठीक है, एंड फॉर इंश्योरिंग द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक। और क्या काम है उसके, और किस कारण क्या क्या शक्ति, तो लाइसेंस जारी कर सकती है, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदान, व्यापार, वाणिज्य के लिए लाइसेंस जारी करना, किसी भी भूमि को आदेशित कर सकती है। ये भी शक्ति प्राप्त है कि किसी भी भूमि, चाहे वो बंजर हो या नहीं हो, फर्टाइल लैंड हो नहीं हो फर्टाइल लैंड, तो उसमें क्या एक आदेश जारी कर सकती है कि आपको इतने एकड़ खेत में इतना ही यही चीज़ उगाना है, ठीक है। ये आदेश करने की शक्ति भी किसके पास, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। किसी भी फसल वस्तु के क्रय विक्रय की कीमत तय कर सकती है, ठीक है, डिसाइड कर सकता है वो। सरकार किसी व्यक्ति को आदेशित कर सकती है कि वह अपनी उपज केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को ही बेचे या संस्था को बेचे, ठीक है। जैसे धान हो गया, धान मंडी में बेचना अगर आदेशित कर दिया तो धान मंडी में बेचना, अलग से आप बाहर नहीं बेच सकते, ठीक है। अब ये जब बेचने की बात हो रही है तो बेचेंगे तो विक्रेता को क्या कीमत दिया जाएगा, तो उसमें 3 कंडीशन देखे थे। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन था कि अधिसूचना अगर उसके लिए जारी की गई हो पहले से या लागू हो। दूसरा कंडीशन था अधिसूचना लागू नहीं की गई हो। और तीसरा गन्ने का केस था, ठीक है। अधिसूचना जारी की गई हो तो उसमें अपने आप में कितने केस हैं, 3 केस है। कितने, 3 केस। जिसमें पहला क्या, अगर एग्रीमेंट हो तो उस हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट हो रहा है कि 100 रुपये किलो में आपको ये सामान आपसे खरीदा जाएगा तो 100 रुपये दिया जाएगा, एग्रीमेंट है तो उतना, ठीक है। दूसरा क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर भी हो सकता है, या तीसरा था 3 माह का औसत एवरेज निकाल के उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। मतलब जब भी अधिसूचना जारी हुआ है उसके 3 महीने पहले देखेंगे कि क्या उसका एवरेज रेट था, निकालेंगे 3 महीने के दौरान क्या प्राइस था, उसका एवरेज उसके आधार पर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन देखिए, जब अधिसूचना जारी की गई हो। अधिसूचना नहीं जारी की गई तो क्या, तो कौन तय करेगा, राज्य सरकार। यहाँ पे राज्य सरकार आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिए। अभी शक्ति देख रहे हैं केंद्र सरकार के पास, और अगर यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया, अधिसूचना जारी नहीं किया गया तो कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार करेगा। लेकिन गन्ने के केस में कौन करता है, ये डिफरेंस याद रखना। बेसिक बारीक पॉइंट हो सकते हैं जहाँ 1 मार्क्स लूज किए, मतलब गलत हो, ठीक है। कई रैंक पीछे हो जाते हैं 1 मार्क्स से, तो ध्यान रखना आपको। इधर मार्क्स ही देखे थे, इधर 4 मार्क्स का डिफरेंस और रैंक में डिफरेंस 5,000 6,000 कितना डिफरेंस आ जाता है, बहुत काफ़ी डिफरेंस आता है। आगे फिर पॉइंट में पीछे होने लग जाता है, ठीक है। तो राज्य सरकार तय करेगी, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी हो गया तो 3 कंडीशन देखे थे, क्या, एग्रीमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एवरेज, ठीक। नहीं जारी किया तो कौन, राज्य सरकार। अब किस आधार पर, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी कर दिएगा, उसका आधार है, वो प्राइस तय करने का आधार है। क्या आधार है यहाँ पे देखिएगा, और आगे जब केंद्र सरकार तय करता है उसका भी आधार थे, ठीक है, इसके भी आधार है। समझने वाली बात है, कोई ऐसे रटने जैसे नहीं, आप खुद पढ़ोगे और ऑप्शन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम ऐसे कानून कभी देखे ही नहीं रहते हैं या पढ़े नहीं रहते। एक भी बार पढ़े नहीं रहोगे तो आप सोचोगे कि बन जाए, तो नहीं बनेगा। लेकिन एक भी बार पढ़ोगे तो ये समझ आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जिस किस्म की वह फसल है उसी औसत बाजार दर, ठीक है, ये एक डिसाइड करने का पॉइंट हो सकता है, ठीक। जैसे आलू प्याज एक सिमिलर कैटेगरी के हैं तो ठीक है, देख लेंगे कि आलू कितने का है तो ऐसी प्याज, ऐसा कोई तय करें। धान गेहूँ है, धान अगर आवश्यक वस्तु है उसका डिसाइड करना रेट, तो देखेंगे धान भी खाने वाली चीज़, उससे मिलता जुलता फसल है गेहूँ, तो उसको डिसाइड कर लिए। कोई तेल तिलहन आवश्यक वस्तु देखे ना, आवश्यक वस्तु तो तिलहन, सरसों का तेल देख रहे हैं कितना है, शायद वैसे कुछ और तेल होगा, किसका तेल है, तारपीन का तेल, फल्ली तेल, तो देखेंगे सरसों तेल का कीमत कितना है, तो ऐसी फल्ली का तेल के हिसाब से निकाल लिए। तो ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स का, सिमिलर मिलते जुलते हैं प्रोडक्ट, तो वही बोल रहा है कि जिस किस्म की वो फसल है उसी का औसत बाजार दर, उसके हिसाब से रेट तय कर सकते हैं, ठीक। तो समझने वाली बात है। फिर क्या, जहाँ पहुँचाना जा रहा है आवश्यक वस्तु, लाया ही इसलिए जा रहा है कि ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो, गरीब तबकों तक पहुँचे, गरीब तबकों तक पहुँचे मतलब वीकर सेक्शन तक पहुँचे, और वीकर सेक्शन को जिस रेट में पहुँचाया जाना है वही उसी अमाउंट पे प्राइस तय होगा, वही अमाउंट तय कर देंगे। फसल उत्पादन की संभावना पर आगे चल के कितना उत्पादन होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है, उस आधार पे भी दिया जा सकता है पैसा। और ये भी नहीं हो तो कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर, किसके, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर, इतना गलत। तो ये दूसरा केस था, ठीक है। फिर से विक्रेता को पैसा दिए जाने का 3 अलग अलग केस था, एक अधिसूचना जारी, एक नहीं किया गया तो, और तीसरा गन्ना के केस। अधिसूचना जारी में खुद 3 केस, एक आपका एवरेज है, एक MSP है, और एक एग्रीमेंट है, ठीक है। नहीं जारी किया रहेगा अधिसूचना तो राज्य सरकार द्वारा तय किया। फिर आता है गन्ना के केस। गन्ने के केस में कौन तय करता है,
केंद्र सरकार। ठीक है, कीमत तय करने का आधार एफआरपी फिक्स्ड एंड रेम्युनरेशन प्राइस का बता दिया था, थोड़ा फायदा है देखो, उम्मीद करते हैं। और फिर टैक्स, उसके उत्पादन पर आया खर्च, रिटर्न मतलब भी एक्सप्लेन कर दिया था, क्या प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक, ये सारी चीजें देख चुके थे। फिर आगे, कोई भी उत्पादन करता, आयात करता, व्यापारी इत्यादि आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय उसी कारखाने के गोदाम से करेगा जिसे तय किया गया, ये भी पॉइंट पढ़े थे। इसमें 14 पॉइंट के आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन इत्यादि पर नियंत्रण कर सकती है। केंद्र की शक्ति देख रहे हैं ना, केंद्र सरकार की शक्ति देख रहे हैं, तो उसमें 14 पॉइंट क्या है, आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन इत्यादि पर कंट्रोल कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, उत्पादन करता है कि आवश्यक वस्तु से संबंधित दस्तावेज तैयार रखना चाहिए एवं निरीक्षण के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसको जाना है। यही धारा 3 का अगर उल्लंघन करते हैं तो आगे जाके उसके लिए सजाएं हैं, जो कल हम देख रहे थे। ठीक है, सजाएं। तो प्रत्येक उत्पादन करता, जो भी रिलेटेड व्यक्ति हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। यदि कई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी संपत्ति संपहरित की जाएगी, मतलब सीज कर दी जाएगी, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, यदि नियमों का उल्लंघन करता है। और आगे इसकी क्या क्या कार्रवाई होंगी आगे वाले आने वाले धाराओं में देखेंगे। ठीक है, इतना था। धारा 3 में ये बात बोला गया, देखो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना होगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा और नियमों का पालन करना, उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, 6वां पॉइंट क्या है, नियमों का पालन करना है, नहीं करोगे, उल्लंघन करोगे, आगे चल के सजाएं रहेंगी। ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे। धारा 4 देखिए, केंद्र सरकार को सकती है कि राज्य सरकार को कुछ कर्तव्य दे सकती है, बस इतना याद रखिए इसमें। ठीक है, केंद्र सरकार, धारा 5 देखो, केंद्र सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को काम करने की शक्ति दे सकती है। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेट करना मतलब दूसरे को सौंपना। ठीक है, तो ये धारा 5 बोलता है। ठीक, धारा 1 2 3 4 5 तक देखें। क्या धारा 1 में नाम विस्तार लागू, ये रहता लागूता। ठीक है, 2 में क्या डेफिनेशन, 3 में केंद्र सरकार की शक्तियां देख रहे थे, उसी में क्या उसके प्रावधान है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, सेलर्स को कैसे पैसा मिलेगा, ये सब पॉइंट्स थे, उसका पालन करना है, ये नियमों को डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, और जो बोल रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम के जो नियम है उनका आपको पालन करना है। ये धारा 3 था। 4 क्या था, राज्य सरकार को कुछ बोल सकता है, निर्देशित कर सकता है। ठीक है, और 5 में पावर डेलीगेट कर सकता है, ये 5 है। ठीक है, 4 में क्या कुछ कर्तव्य दे सकती है, मतलब बोल सकती है, कुछ निर्देशित कर सकती है कि आपको ये करना है, मतलब करना है। और धारा 5 में शक्ति भी दे सकती है। ठीक, इतना क्लियर। अब धारा 6, फिर 6 के अंतर्गत उल्लंघन पर सजाएं थी। ठीक है, उल्लंघन पर सजाएं थी, और उसमें 6 का के अंतर्गत क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल एवं तेल का अधिग्रहण, मतलब कब्जा कर लेना। ठीक है, यदि धारा 3 का उल्लंघन हो रहा हो, धारा 3 उल्लंघन हो रहा हो, ठीक है, तो इन्हें जब्त किया जा सकता है। जब्त करने के तुरंत पश्चात ये रिपोर्ट किसको जाएगा, तत्काल कलेक्टर को भेजा जाएगा। ठीक है, धारा 3 का उल्लंघन, धारा 3 का अगर पालन नहीं हुआ, उल्लंघन हुआ, तो क्या तुरंत क्या जब्त किया जाता है, और जब्त करने के बाद ये रिपोर्ट किसको भेजा जाता है, तुरंत कलेक्टर को। कलेक्टर के संज्ञान में आना चाहिए। ठीक है, उसकी जानकारी होना चाहिए। फिर कलेक्टर चाहे तो निरीक्षण के लिए मंगा सकता है। ठीक है, और कलेक्टर को अगर ये समाधान हो जाता है, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये उल्लंघन हुआ है इस नियम का, तो क्या उसको जब्त करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर यह आवश्यक वस्तु तय मात्रा से अधिक उत्पादक के पास से पकड़ाया जाता तो जब्ती नहीं होगा। प्रोड्यूसर के पास से पकड़ाया तो नहीं हो सकता, प्रोड्यूस कर लिया, ज़्यादा ही कर लिया तो अच्छी बात है ना। तो प्रोड्यूसर के पास, उत्पादक के पास से पकड़ाया तो नहीं होगा। लेकिन परिवहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे किसी ने उसका पालन नहीं कर रहा और भेज रहा है, जितना स्टॉक रखना चाहिए उतना नहीं, बोले धारा 3 में बोला गया था ना कि सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को ही बेचा जाएगा, नहीं बेच रहा है, कहीं और माल भेज रहा है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य भेज दे रहा है, जहाँ बेचना चाहिए वहाँ नहीं भेज रहा है। तो ऐसे केस में अगर कोई ट्रांसपोर्टर पकड़ा है, ट्रांसपोर्ट करते हुए पकड़ा है, तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी क्या लगेगा, है ना, मतलब जो मालिक रहेगा ट्रक वगैरह गाड़ी का, उसको भी। और आगे चल के देखे थे कि वो गाड़ी बैला सब जब्ती हो जाएगा। ठीक, देखो, लेकिन परिवहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना क्या, आवश्यक वस्तु के वर्तमान औसत बाजार दर के बराबर। ठीक है, अब आगे देखो, जब आवश्यक वस्तु के संदर्भ में कार्रवाई, जब तो आवश्यक वस्तु के संदर्भ में क्या कार्रवाई होगी, जल्दी खराब होने वाले आइटम को क्या तुरंत नियंत्रित दर पर बेच दिया जाएगा। ठीक है, नियंत्रित मतलब जो भी प्राइस तय किया गया सरकार द्वारा उस पर बेच दिया जाएगा, कलेक्टर द्वारा। ठीक है, आदेश दिया जाएगा बेचने का। अगर कोई नियंत्रित दर नहीं है तो लोक नीलामी द्वारा, पब्लिक ऑक्शन, ठीक है, उसके द्वारा। अनाज जब्त किया गया है तो उसे उचित मूल्य की दुकान से वितरित करने का आदेश दिया जा सकता है। ये 3 अलग अलग कंडीशन देखें, क्या होगा कार्रवाई, तुरंत बेच दिया जाएगा अगर जिस पर कि कौन से रेट पे, जिसमें
नियंत्रित प्राइस है मतलब जो डिसाइडेड है पहले से, अन्न नहीं है तो क्या लोक नीलामी कर दिया जाएगा, तो जो मार्केट प्राइस में जो जितना ज़्यादा में खरीदना चाह रहा है वो खरीद देगा, और अनाज है तो उसको वितरण करने के लिए उचित मूल्य की दुकान में जाके छोड़ सकते हैं। ठीक है। 6 खा बोलता है कि कार्रवाई के पहले शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, शो कॉज कारण बताओ नोटिस, मतलब ठीक है पकड़ाया, कुछ तो कारण होंगे उसके, उसको एक मौका देना चाहिए, सुनवाई का उसको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो शो कॉज नोटिस जारी उसको किया जाएगा। ठीक है, और वो कारण बताएगा। ठीक है, अगर फिर भी कारण नहीं बता पाता या जरूरी नहीं समझता, जैसा भी हो, बोला कि ठीक है देख लेंगे कोर्ट में, तो उसको अपील करने का भी अधिकार है 6 का में। तो अपील किसे किया जाएगा, तो न्यायिक प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है, न्यायिक प्राधिकारी मतलब जिसको अधिकार मिला है, जुडिशियल, क्या बताया था, जुडिशियल प्राधिकारी, जो भी है जुडिशियल न्यायिक प्राधिकारी वर्ड बोल रहा हूँ, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर किया जाता है। ये जजेस होते हैं जिनको ये पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है। ये वाले मामले आप देखिए, आवश्यक वस्तु संबंधित मामले देखिए। ठीक है, अपील के समय सीमा क्या, 1 महीना, मतलब 1 महीना से पहले आपको अपील करना होगा। यदि अपील में मुक्त करने का आदेश दे देती है तो आवश्यक वस्तु न लौटाकर उसकी कीमत लौटाई जाती है। ठीक है, उससे पहले पॉइंट देखें कि कुछ खाने पीने वाले आइटम है, पेरिशेबल आइटम है जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया, अगर सपोज वो आवश्यक वस्तु में आता है तो वो तो ऐसे है जो खराब हो जाएगा, तो तुरंत क्या उसको बेच दिया जाएगा नियंत्रित दर पर। अगर अब बेच दिए या खुद ही खा दिए, जैसा भी है, अब वो भी जाए तो सामान नहीं देना। ठीक है, सामान नहीं देना है, क्या लौटा देना है, उसका पैसा लौटा देना है। ठीक है, 15% ब्याज दर पर, आगे पढ़ोगे 15% के ब्याज के साथ लौटाया जाता है। 15% पर एनम, अब वो 1 महीने के लिए है तो 1 महीने के हिसाब से बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट लगभग 33 ऐसा कुछ जाएगा इस हिसाब से। जब्ती भी वही गया, पेमेंट वही करेगा। ठीक है, अब गया धारा 7 से शास्तियाँ। तो देखो धारा याद रहना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ये डायरेक्ट धारा पे बेस्ड रहेगा, और कोई इसी प्रावधान पढ़ के जाएगा और धारा याद नहीं रहेगा तो 3-4 क्वेश्चन श्योर है कि वो लूज कर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो 3-4 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ना आपके लिए। अभी बता रहा हूँ ना, इंडियन जीएस पढ़ाने बैठूंगा तो जितने देर में ये फूड इंस्पेक्टर खत्म होगा उतने देर अगर इंडियन जीएस बताऊंगा तो 2-3 मार्क्स नहीं ला पाओगे उसमें। क्यों, इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी कम है, इनपुट कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही कंप्यूटर और फूड इंस्पेक्टर वाले में दोगे तो 50 में 45 चलो इतना स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो धारा याद करने में क्या समस्या, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वही पॉलिटी जब यहाँ पे चलेगा शाम वाले बैच में तो देखना उसमें 200-250 से ऊपर आर्टिकल्स वो भी रहनी याद नहीं हो रहा है, पढ़े कि नहीं पढ़े, 200-250 से ऊपर, 200 से ऊपर तो आर्टिकल्स देख ही नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। ठीक, धारा 1 क्या देखिए बताइए, नाम है, नाम विस्तार लागू होता रहता है। ठीक है, धारा 2 में क्या डेफिनेशन, चीनी का डेफिनेशन कितने में, 2 में, फिर 3 में शक्ति वगैरह देखे, बहुत सारे पॉइंट देखे थे। 3 में, 4 में क्या था, कुछ कर्तव्य दे सकते हैं, हाँ राज्य सरकार को देगा कर्तव्य, कौन देगा, केंद्र सरकार। 5 में क्या था, ठीक है पावर डेलीगेट कर सकता है, पावर दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, फिर 6 में क्या, पालन नहीं होगा तो फिर सुटाई। ठीक है, तो वो सुटाई में धारा 6 का ख और ग में क्या था, उल्लंघन किया, जब्ती की कार्रवाई वगैरह देखे थे। ठीक है, फिर ख में शो कॉज नोटिस जारी, ग में अपील। ठीक है, इतना क ख ग ABCD EF ई तक है शायद, लेकिन हाँ ई तक है लेकिन उतना नहीं देखना है। 7 में आ जाइए शास्तियाँ, दंड, पेनल्टी, पनिशमेंट। यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज प्रिपेयर नहीं करता एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता तो कितना, 1 साल और जुर्माना, 1 साल प्लस जुर्माना। तो धारा 3 में अभी देखे हम लोग, धारा 3 में कि इससे रिलेटेड चाहे वो उत्पादक क्या, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, उसको बेच रहा है, सेलर हो, जो भी हो, आवश्यक वस्तु से संबंधित अगर कोई सामान आ गया तो उसका क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके चलना है। नहीं करोगे क्या सजा बोल रहा है, 1 साल और जुर्माना, 1 साल और जुर्माना। कब, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके नहीं रखोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करके मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ गोल कर रहे हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट हिसाब किताब नहीं रख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं गोल कर रहे हो, बताया नहीं, अरे बस मुंह बोली थोड़ी ना मानेगी सरकार, आपके वहाँ के गई मुंह बोली थोड़ी मानेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सपोज जैसे अभी सैनिटाइजर वगैरह का क्रय विक्रय चल रहा था,
वो जैसे मेडिकल स्टोर में जा रहे थे ना तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है 50 का आइटम 60 में 70 में ऐसा मिल रहा था। ठीक है, सपोज एक उदाहरण दे रहा, अब अगर सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु देने में आ जाता है, ठीक है, तो जो मेडिकल स्टोर में भी जा रहे हैं, जिसमें जो भी क्लिनिक में चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर में है, हम सैनिटाइजर रख रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम अचानक से पहुंचे कोई निरीक्षण के लिए और अगर नहीं पाए गए डॉक्यूमेंट्स कितने आए, मतलब कहीं ना कहीं आप गोल्ड करने का प्रयास करो या उसको अवैध रूप से बेच रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो एंट्री हुआ मतलब वो बिकेगा तो एंट्री में दिखेगा, हर कोई नोट तो करता है ना। तो अगर नहीं किया मतलब समझ लो कि गोल्ड करना चाह रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे, मतलब समझ आ जाता है कि आप उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, जो नियम कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको करना होगा। नहीं किए तो कितना, 1 साल और जुर्माना या जुर्माना नहीं, ठीक है, 1 साल और जुर्माना रहेगा डॉक्यूमेंट नहीं करे तो। इसके अलावा अन्य मामलों में मतलब डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर किए, धारा 3 में बहुत सारे प्रावधान थे, उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाला भी एक बात बोला गया था, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किए तो 1 साल और जुर्माना। उसके अलावा कोई भी केस हो, उसमें क्या बोल रहा है, मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 7 साल और जुर्माना मतलब जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, 1 साल और जुर्माना। ये सब जो जुर्माने रहते हैं ना बहुत कम रहते हैं, नॉमिनल रहते हैं, मतलब एकदम ना के बराबर, ऐसे हंसते खेलते दे दोगे। क्यों, वो पुराने बबा जमाने वाला अधिनियम चलते रहते, उसमें क्या है मॉडिफिकेशन नहीं हो रहता ना, मतलब आज का 100 रुपये की वैल्यू देख लो और आज से 10-20 साल पहले की 100 की वैल्यू देख लो, तो काफ़ी अंतर है, जमीन आसमान। मतलब पहले मेरे ज़माने में तो 25 पैसा भी चलता था, 20 पैसा चॉकलेट आ जाता था, 25 पैसे तक के देखे जब छोटे थे तो उस टाइम में 25 पैसे की वैल्यू, और अभी थोड़ी 25 पैसे कोई वैल्यू नहीं है। तो पुराने समय से चले आ रहे, तो क्या फीस बहुत नॉमिनल लगता है, उसका ये कारण नहीं कि एकदम कठोर सजा नहीं दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, वो पुराने टाइम का है, जो चेंजेस नहीं हो रहे थे ज़्यादातर, बहुत सारे में पेनल्टीज में ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, डॉक्यूमेंट आईडी नहीं किया तो 1 साल और जुर्माना, और डॉक्यूमेंट आईडी के अलावा और कोई केस होता है मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 7 साल। इसके साथ क्या बोल रहा है आगे, संपत्ति के संपन्न मतलब कब्जा का भी आदेश दे सकता है। संपन्न राज्य सरकार द्वारा, कब्जा इस वर्ड को संपन्न बोला जाता है, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण, संपन्न, बहुत सारे, अधिग्रहण और जब्ती सब एक ही मतलब है, उतना बेसिक मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा संपन्न क्या कि राज्य सरकार द्वारा किया गया, तो संपन्न कि किसी आदमी ने कर लिया, अधिग्रहण, ठीक है, अतिक्रमण, बहुत सारे ऐसे वर्ड रहते हैं, उतना डीप नहीं पूछेगा मीनिंग। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कब्जा संपन्न बुलाता है, तो इसके साथ साथ क्या सजा के साथ साथ संपत्ति भी जब्त किया जा सकता है। सपोज ये बताया मेडिकल स्टोर में दुनिया भर का सैनिटाइजर रख के बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो मेडिकल स्टोर वो भी कब्जा संपत्ति, जिसमें यूज़ आया उसके यूज़ के लिए, उस जो आवश्यक वस्तु के जोड़ जाल के जो यूज़ हो रहा है, जो प्रॉपर्टी, वो भी क्या जब्ती। कोई वेयर हाउस गोदाम में रखे, जब्ती किया जा सकता है। ठीक, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए पश्चातवर्ती रिपीटेटिव क्राइम के लिए सजा। अब कई लोग हैं क्रिमिनल प्रवृत्ति पैदा होते, किसी को समझाओ, कोठे पड़ जाते नहीं समझते। ठीक है, तो कोई कोठा पड़ गया तो उसके लिए क्या मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 7 साल। नॉर्मल केस में क्या था 3 महीने, एक बार किया, फिर जब नेक्स्ट टाइम कुछ आवश्यक वस्तु फिर वही पकड़ा गया, तो फिर देखे, फिर तीसरी बार फिर पकड़ा गया, तो समझ जाते कि ये कोठा पड़ गया है, तो उसके लिए क्या मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 7 साल। तो सेम है, बट वो क्या है रिपीटेटिव अगर करे, एक बार समझाइश दिए नहीं, दूसरी बार फिर जेल से निकल के आया फिर। ठीक है, कई सारे ऐसे केस मिलते हैं ना, जो जमानत पर रिहा होते हैं, मर्डर करके ऐसे, जमानत पर एक और मर्डर करके फिर अंदर, तो ऐसे ही केस अगर कोई बार बार कर रहा है तो उसके लिए क्या मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 7 साल। ठीक, इसमें क्या धारा 7 में क्या देखिए, शास्तियाँ, धारा 7 से क्या शास्तियाँ, दंड, पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी, फाइन वगैरह सब इसी में इंक्लूड है, पनिशमेंट। अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए, करना चाहिए था, नहीं किए, 1 साल और जुर्माना। उसके अलावा कोई केस हो मिनिमम 3 महीना मैक्सिमम 7 साल और, ठीक है, हाँ जुर्माना तो लगेगा। उसके साथ संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, और कोठे पड़ गए तो 6 महीना और 7 साल। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 साल ही है, मिनिमम को 3 महीना ना करके 6 महीने कर दिए। धारा 8 अपराध का दुष्प्रेरण, प्रेरित करना का जस्ट अपोजिट है दुष्प्रेरित करना। ठीक, उकसाना गलत चीज़ के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसे वही सजा मिलेगी जो अपराध के लिए सजा होती है। ठीक, जैसे क्या मतलब मैं किसी क्राइम नहीं किया लेकिन किसी को भड़का दिया, मार 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 ऐसा मार, देख लेंगे स्कूल में चलता था ना, मार मार मैं पीछे में देखा, मजे लगा लेते थे, तो पीछे से देख रहे तो करती, तो ऐसे ही क्या किसी को दुष्प्रेरित कर दिए,
बेच बेच बेच, मैं बेच रहा हूँ, मेरे को फायदा हो रहा है, तू बेच, तेरे को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर किया, किसी को दुष्प्रेरित किया, तो उसके लिए भी वही सज़ा मिलेगा जो क्राइम के लिए मिलता है, एक्चुअल क्राइम, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ क्राइम के लिए वही सज़ा जो क्राइम के लिए सज़ा है, ठीक। तो ये क्या, धारा 8, ठीक है। धारा 9 क्या, मिथ्या सूचना देने के लिए दंड 5 साल और जुर्माना, 5 साल और जुर्माना। मिथ्या सूचना मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी। सपोज आप ही फूड इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है, बहुत काफ़ी मेहनत किया, फूड इंस्पेक्टर बन गए, और आपको कोई ऐसी कॉल करके बुलाया, इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ गोदाम में बहुत सारे अनाज रखे हैं, आवश्यक वस्तु नियम का उल्लंघन हो रहा है, सेक्टर वहाँ जाके चेक किए, सरप्राइज ऐसे बर्थडे, तो मूड खराब हुआ कि नहीं होगा, मतलब नहीं है, कुछ जाके नहीं मिला, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। आप बड़ी उम्मीद से गए, लालच आ गया आपके मन में कि आज फिक्स हो गया 10,000 15,000, आज जेब में आएगा पैसा, और वहाँ जाके देखे और नहीं है, और आने जाने का पेट्रोल खर्च हो गया, तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए ज़्यादा सजा है, सीधा क्या, 5 साल और जुर्माना। जितना देखो ना, क्राइम के लिए सजा नहीं था, उससे ज़्यादा मिथ्या। तो फूड इंस्पेक्टर ये सब की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वो जब वहाँ 1-1 साल का सजा मिल रहा था, मिनिमम 3-3 6-6 महीने मिल रहा था, यहाँ सीधा 5। अच्छा, ठीक है, 5 साल और जुर्माना, किसमें, धारा 9 में, ठीक है, धारा 9 में, ठीक है। तो धारा 9 में मिथ्या सूचना के लिए दंड है, ठीक है। तो धारा 9 मिथ्या सूचना, इन्फॉर्मेशन दिए लेकिन नो इन्फॉर्मेशन का कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए, दंड कितना, 5 साल और जुर्माना, ठीक है। धारा 10, अब जरूरी थोड़ी है कि आदमी ही अपराध करे, कोई कंपनी कर सकती है, इस केस में कोई कंपनी कर सकती है, मतलब कंपनी एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उस पर रेगुलेट तो कौन, आदमी लोग ही कर रहे हैं, समझ लो, ठीक। तो कंपनी अपराध करी, कंपनी इज इक्वल टू क्या, फर्म या संस्था हो सकती है। यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे तो कंपनी के संचालक, प्रबंधक, सचिव, संचालक, डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी, भार साधक अधिकारी मतलब ऑफिसर इंचार्ज को सजा होगी, ठीक है। क्यों, सब तो उन्हीं देख रेख में होगा कि कंपनी थोड़ी ना सब कि नहीं, ये बिल्डिंग ने कर दिया, ऐसा थोड़ी, उसको कोई चला रहा है, कंपनी को चला रहा है, ठीक है। कोई आप कंपनी खोल के बैठे हो, ठीक है, कोई कंपनी खोल के बैठे हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है, ठीक है, वो कोई सामान इधर उधर कर रहा है, तो उसके जो अपराध अल्टीमेटली देखा जाए तो किसके माध्यम से हो रहा है, उसके मैनेजर, उसके डायरेक्टर, उसके सेक्रेटरी, उसके एम्प्लॉयज़, ये सब के द्वारा। तो जो भी भार साधक अधिकारी रहेगा उनको ये सजा मिलेगी कंपनी के केस में। कंपनी केस धारा 10 की बात करता है, और इससे पहले जो देख रहे थे तो व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, ठीक। फिर कुछ परिस्थितियां जिसमें सजा से बचा जा सकता है, यदि भार साधक अधिकारी यह सिद्ध कर दे कि उसे जानकारी नहीं थी, उसने इस अपराध को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। अब ये क्या बोलता है, देखिए, अब किसी कंपनी में आप एकदम मैनेजर बने, खुशी से बढ़िया मिठाई बांट रहे हो, है ना, मैनेजर अरे मिठाई बांट रहे हो, अगले दिन ही क्या हुआ, दस्तक दिए फूड इंस्पेक्टर और अंदर, तो इस अधिनियम के हिसाब से तो मैनेजर हो आप, अंदर क्यों, आपका भी योगदान रहा होगा, ठीक है। तो आप बताओ कि नहीं, हमने सफाई में पेश किया, तो आपके साथ तो गलत हो गया ना, कल ही ज्वाइन किए हो और कल ही मिठाई बांट रहे हो आज, फिर आपको प्रसाद मिल रहा है ना, ऐसा नहीं, तो आप बताओगे कारण। तो अगर वो सही होगा, बेगुनाह होगा, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सजा नहीं मिलेगी कब, वो प्रूफ करेगा कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रूफ करना होगा कि जो भी ये ऑफिसर इंचार्ज है कि मैं कल ही ज्वाइन किया, मैं नहीं था, मैं बाहर गया था, ठीक है। तो ये सब प्रूफ किया जाएगा किसके द्वारा, जो भी पकड़ाया है। अगर वो प्रूफ कर दे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैंने आवश्यक कदम उठाए थे, बोला था मत कर ऐसा, तो बोला वाला नहीं माना जाएगा, कुछ लिखित में डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। तो उसको वो सजा से बच सकता है, ठीक है। इतना क्लियर, धारा 10। आज क्या पढ़े, देखिए, शास्तियाँ 6 तक तो कल देख लिए थे ना, 6 अपील तक देख लिए थे, 7 में शास्तियाँ पढ़े, शास्तियाँ पढ़ रहे हैं। शास्तियाँ मतलब क्या, पेनल्टी, दंड, फाइन, पनिशमेंट, सब उसी में आ जाता है शास्तियाँ में। तो डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर किए, 1 साल और जुर्माना, ठीक है। और इसके अलावा कोई और केस हुआ, 3 महीना 7, ठीक है। रिपीटेटिव किए वही क्राइम 6 महीना मैक्सिमम 7 साल, और वो जुर्माना भी लगेगा और
मूड खराब हुआ तो आपका संपत्ति भी ठीक है। 8 में क्या था, अपराधों का दुष्प्रेरण को उकसा दिए कर 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 नहीं 5 साल नहीं था, उसके लिए भी वही सजा जो ठीक है। तो अरे हटाना, क्या डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं। हाँ, इतना याद रख लेगा व्यापारी आदमी ऐसे करके, कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई उकसा दिया वो भी जो उसमें हाँ नहीं किया ठीक है, तो क्या अब उसके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करने के लिए कितना सजा था, 1 साल ठीक है। तो मैं इधर उकसा दिया किसी को, उन्होंने नहीं किया, उसको भी 1 साल की सजा, मेरे को भी 1 साल, मतलब ऐसा, मतलब जो क्राइम के लिए सजा है वही क्राइम को करने के लिए, उकसाने के लिए भी सजा है। फिर 9 में देखे थे मिथ्या सूचना, गलत इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन, उसमें 5 साल और ठीक। धारा 10 कंपनी के अप्लियर अपराध, तो उसमें क्या उसके अंदर जो काम कर रहे हैं डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, ऑफिसर इंचार्ज जो भी रहेंगे है ना, वो सब के सब क्या अंदर। और अगर आप बच सकते हो सजा से, किस केस में बच सकते हो, अगर आप प्रूफ कर दो कि आप बेगुनाह। धारा 11 अपराध का संज्ञान की बात करती है। न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेगी, शिकायत उपरांत ही संज्ञान लेगी। संज्ञान मतलब खुद मामले में कूदना, एंट्री मारना ठीक है। तो न्यायालय अपने से नहीं कि चलो उसको बुलाओ केस करते हैं, ऐसा नहीं। कोई शिकायत करेगा तब मैटर कोर्ट में जाता है, तब वो एंट्री मारती है ठीक है। वो कितना न्यूज़पेपर लाओ, देखो इंग्लिश वर्ड कुछ कुछ उसमें दिए हुए हैं। संज्ञान मतलब वो खुद अपने मैटर लाएगी, वो एंट्री मारेगी ठीक है रोज। तो शिकायत होगा तभी, अपने से नहीं कुछ कहेंगे ठीक है। शिकायत उपरांत ही संज्ञान लेगी। संज्ञान का मतलब बता देता हूं आपको, कॉग्निजेंस बोलते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस ठीक है। इतना क्लियर। जब कोई शिकायत करेगा तभी ये काम करेंगे। संज्ञान ही ठीक है। ठीक। 11 में अपराधों का संज्ञान कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है। फिर धारा 11 ये हो गया। 12 संक्षिप्त विचारण की शक्ति, समरी ट्रायल बोला जाता है इसको। अब ये क्या, समरी ट्रायल, पावर टू ट्राई, समरी ट्रायल, ये क्या है देखिए। जैसे कई मैटर ऐसे हुए, जान रहे हो कि कोर्ट में लंबा चलता है केस। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था, सब तुरंत तत्काल ऐसे राहत मिले है ना। और कोई कोर्ट में मामला गया और एकदम लंबा चल गया तो भी कोई मतलब नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है, संक्षिप्त विचारण की शक्ति। संक्षिप्त विचारण मतलब क्या, सीआरपीसी 260 से 265 तक ये मेंशन है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके आर्टिकल 260 से लेकर 265 तक ये किसी मामले के त्वरित निपटारे के लिए की जाने वाली कार्रवाई, मतलब लंबा ना खींच के उसको तुरंत तड़ पर डिसीजन दिया जाए। जैसे कोई सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ, मारपीट केस हो गया, अरे ठीक है समझौता कर लो, हो गया, ऐसा कुछ तुरंत निपटा दिया। उसमें कोर्ट में लड़ रहे हैं जाके, अपना भी टाइम वेस्ट, दूसरे का भी टाइम वेस्ट ठीक है। तो वो ना करके क्या, संक्षिप्त विवरण मतलब मामले का तुरंत सुनवाई, तुरंत रफा दफा ठीक है। किसी मामले के त्वरित निपटारे के लिए की जाने वाली कार्रवाई। इसमें न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। संक्षिप्त विचारण मामले के प्रकार 2 प्रकार हैं, एक 261 सीआरपीसी की धारा 261 और सीआरपीसी की धारा 262 ठीक है। अब ये 261 और 262 क्या, जिसमें सजा 2 साल से कम हुए रहे, कम होना हो, और जुर्माना 2000 से कम हो। और सीआरपीसी 262 क्या, जिसमें सजा 6 महीने से कम वाले केस में। ये 2 अलग अलग केस इसलिए क्योंकि इसमें इसका जो न्यायिक अधिकारी होता है वो अलग अलग। जेएमएफसी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और आगे जो जेएमएफसी लिखा हुआ है, जेएमएससी है वो सेकंड क्लास, जेएमएससी होगा, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एफसी नहीं है, एससी है वो ठीक है, जेएमएससी और जेएमएफसी। तो 261 वाले में 261 में देखो एक आ रहा है 261, तो 1 वाले के केस को कौन हैंडल करता है, जेएमएससी, और 2 वाले को सेकंड क्लास, और इधर वाले को फर्स्ट क्लास। और महानगर पालिका दंडाधिकारी, तो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है उसको, मेट्रोपॉलिटन, जैसे महानगर है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो भी है महानगर, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है ठीक है। ये सब उसके मैटर देखते हैं, क्लियर। तो 261 262 आगे देखो,
संक्षेप में विचरण कब होगा, विचारण कब होगा, जब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। ठीक है, अधिसूचना जारी करेगी। कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बोले कि ये मामला को जल्दी निपटाना है तो तब वहाँ पे संक्षेप में विचारण किया जा सकता है। ठीक है, मामले को जल्दी निपटाना किया जा सकता है और उसका जो वैलिडिटी है वो कितने साल के लिए? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक उसको सुनवाई करके निपटाना होगा। राज्य सरकार MF/JMF की नियुक्ति करेगी। ठीक है, राज्य सरकार JMF की नियुक्ति, अब वो भी कहीं ना कहीं मैटर को जो भी देखेगा वो उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड, तो राज्य सरकार कोई जज को नियुक्त करेगा, बनाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसकी नियुक्ति करेगा और उसी के द्वारा तो ये मामले की सुनवाई की जाएगी। ठीक, संक्षेप में विचारण होगा तो सजा 1 वर्ष। एक वर्ष वाला स्किप करिए, तो क्या ध्यान नहीं आ रहा। एक वर्ष वाला स्किप करिए, आगे देखिए। इसमें लास्ट में से धारा बस मेंशन कर दिए, अंदर के पॉइंट नहीं दिए। यदि सजा 1 महीने से कम हो या जुर्माना 2000 है तो वह तभी अपील किया जाएगा। मतलब इसके बाद अपील वापस कब किया जा सकता है? आगे जिसमें अथॉरिटी के पास अपील की जाए, अगर 1 महीना से कम सजा मिली हो या जुर्माना 2000 से कम हो तब अपील किया जा सकता है। इतना आपका धारा 12 में आता है। संक्षेप वापस देखिए, धारा 12 क्या? संक्षिप्ता विचारण की शक्ति, समरी ट्रायल, मतलब जल्दी कोर्ट केस निपटाना है। ठीक है, लंबा नहीं खींचना है। उसको 2 आधार थे, CRPC 261 और 261 क्या? फर्स्ट क्लास GMFC फर्स्ट क्लास और GMSC वो सेकंड क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, 2 मामले थे। तो सजा 2 साल से कम हो तो 261 के अंतर्गत उसकी प्रोसीडिंग्स होगी और जुर्माना 2000 कम से कम हो। ठीक है, और सजा 6 महीने से कम हो तो CRPC 262, मतलब 6 महीने से और 2 साल के बीच रहे तो CRPC 261 के तहत रेगुलेट होगा, और 6 महीने से कम है तो 262 के अंतर्गत रेगुलेट होगा। फिर कब विचारण होगा ऐसा केस? कब? जब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे, वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके लिए राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करता है? JMFC की नियुक्ति करता है। फिर आगे अपील कब की जा सकती है? जब 1 महीने से कम की सजा हो या 2000 से कम का जुर्माना हो। फिर नोट आगे देखें, अपील करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है तो उसका कीमत बाजार दर प्लस 15% ब्याज, 15% पर एनम हो। ठीक है, अब देखिए, अपील किया, केस जीत गया, सपोज केस जीत गया तो क्या पैसा उसको लौटा दिया जाएगा? जितना उसका सामान जब्ती किया था उसका वैल्यू देखा जाएगा बाजार दर के हिसाब से, मार्केट वैल्यू क्या है, और वो और जितने महीने कब्जा था तो उसको तो नुकसान है ना पैसा। सपोज 1 लाख का सामान जब्ती है, 1 साल मैटर चल गया, सपोज बता रहा हूँ 1 साल चल गया तो उसको तो उतना रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। वही बैंक में रखता है या कुछ और मार्केट में चलाता पैसा, कुछ और बिजनेस में डालता तो शायद वो 10-15% उससे रिटर्न ले सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको वो लॉस होता है। तो 15% पर एनम के हिसाब से उसको क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। और 15% पर एनम जैसे 1 महीने की लगा हुआ तो 15% नहीं देंगे, और डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड बाई 12 जो भी आएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए तो 7.5%, 15% पर एनम। इतना क्लियर। फिर धारा 13 है न्यायालय की उपधारणा प्रियजम्पशन, मतलब कुछ मान के चलती है। क्या मान के चलती है? ये मान के चलती है कि जो भी केस आ रहा है ना वो क्या दोषी है। जो न्यायालय के पास केस आ रहा है, जैसे नॉर्मल हम केस में क्या होता है, जैसे कुछ मर्डर वगैरह कर दिए, ठीक है, किसी को मर्डर कर दिए तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई क्या दोषी नहीं बनाता। ठीक है, जब तक सिद्ध नहीं किया जाता तब वो दोषी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एलिगेशन लगाते हैं ना, आरोपी है, दोषी नहीं है। मतलब जिस पे आरोप लगा है, ठीक है, तो आरोपी है, दोषी नहीं है। लेकिन इसमें ये मान के चलता है कि वो जो आया है केस वो दोषी है, आरोपी छोड़ तो दोषी है, सीधा दोषी है। और वो दोष मुक्त होने का जिम्मेदारी किसकी? दोष मुक्त करने की या करवाने की जिम्मेदारी वो जो उस पर दोष लगा है ना, जो दोषी करार किया गया है उसकी है। और ये बोलता है धारा 14। तो धारा 13 न्यायालय की प्रियजम्पशन है, उपधारणा। ठीक है, क्या उपधारणा की जो मैटर आ रहा है जो वो सीधे क्या है? दोषी है, अपराधी है, ये मान लिया जाता है। और धारा 14 बोलता है दोषी ना होने सिद्ध करने का भार किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर, जिस पे आरोप लगा हुआ है वो सिद्ध करेगा कि मैं ये सब काम नहीं किया। ठीक है,
तो इतना धारा 14 और 15 16 कुछ खास नहीं। 15 16 आर्टिकल बता देता हूँ, याद नहीं रखना आपको। 15 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अंडर एक्ट, ये कुछ लिखा हुआ है। 15 का में लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 16 में निरसन, अभी निरसन क्या है पता नहीं, ठीक है। 15 का लोक सेवकों का अभियोजन है, बस इतना रखना। प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, प से 15 प से पब्लिक सर्वेंट वाला पॉइंट है, इतना रखना। ये आपका क्या खत्म होता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स याद तभी रहेंगे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे। तो अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में पढ़िए, फिर अगर हो सके तो आज इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और कुछ लोग नहीं किए ना ऐसा, वो खाद्य पोषण सुरक्षा 2013, ठीक है देखते हैं। अभी इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, इसको रीड मारिए एक बार।